बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, 23 दिसंबर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान। 27 नवंबर से हमें ये सरप्राइज़ मिला, खान साहब की तरफ से ये सरप्राइज़ मिला था और 17 दिसंबर की तारीख मिली थी। 17 दिसंबर आया और फिर हमें 23 दिसंबर की तारीख मिल गई। क्या ये तारीख वाकई हतमी तारीख होगी? और अगर कल की सूरत हाल का भी जायज़ा लें, खान साहब की तकरीर को देखा जाए और परवेज़ इलाही साहब के चेहरे के तासुरात को देखा जाए, तो फिर आज की सूरत हाल में वो तमाम बातें खुलकर सामने आ गई हैं और बहुत सख्त बयानात आए हैं परवेज़ इलाही साहब की जानिब से और तहरीक इंसाफ तक के ख़त्म होने तक की बात उन्होंने की है। और वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब तो मुनस इलाही को भी साथ नहीं बिठाते थे, सीट एडजस्टमेंट पे भी अभी काम करना है, काम शुरू हो रहा है और एहसान फरामोशी ना की जाए। उन्होंने इस बात पे ऊपर भी बहुत जोर दिया और उन्होंने साथ में कहा कि मुझे बहुत बुरा भी लगा। बहुत से बयानात ऐसे थे कि जो काबिल कबूल मेरे लिए नहीं थे, मुझे इल्म भी नहीं था इनका। और वो कल जब खान साहब तकरीर कर रहे थे तो वो उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे तो उनके चेहरे के तासुरात भी बता रहे थे। बहुत सी चीज़ें वहीं से खुलकर सामने आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने खुलकर बयानात दिए हैं तो ये सारी सूरत हाल जो है बड़ी ही गंभीर होती चली जा रही है। और हुकूमत वक्त इस सूरत हाल का क्या फ़ायदा उठा सकेगी अगर परवेज़ इलाही साहब और खान साहब के दरमियान जो है वो फासले बढ़ते हैं? और हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है इस तमाम सूरत हाल में? असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में क्या होता है? इन तमाम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। तो अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं तो लालचंद PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जबकि जनाब नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। लालचंद साहब, आपसे सर बात का आगाज़ करूंगा। खान साहब की तकरीर, 23 तारीख का ऐलान और कल भी उन्होंने बड़े रवायती अंदाज में तकरीर की। परवेज़ इलाही साहब भी उनके साथ बैठे हुए थे और दूसरी जानिब KP के जो सरबराह हैं वो भी उनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन सर, परवेज़ इलाही साहब एक दिन नहीं गुजरा कि सूरत हाल इतनी बिगड़ गई, गिले शिकवे इतने हो गए, क्या वजह बनी सर? एहसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जब जब वो जो फैसला करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होती है। आपने माजी में देखा है कौमी असेंबली के जब हमने इस्तीफा दिए थे तब भी एक राय मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि जो असेंबली में बैठा जाए और बाकी सबकी ये थी कि असेंबलियों से रिजाइन कर दिया जाए। लेकिन आपने देखा जो इमरान खान ने फैसला किया, सबने उनको मनोन कबूल किया और अब यही होगा जो इमरान खान ने फैसला उस दिन 26 नवंबर को रावलपिंडी में अनाउंस किया। तो सब सियासी हमारे सब जो हमारे MPs, हमारे MNAs, हमारी जो भी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक साथ खड़ी है। अब ये चौधरी, जब हमने 26 नवंबर को भी ऐलान किया था तो आपको याद होना चाहिए कि PDM हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई थी और उन्होंने एक टास्क दिया था अच्छा। आसिफ जरदारी साहब को कि वो पंजाब में जाएं और तहस नहस कर दें। लेकिन आपने देखा जैसे वो पंजाब में गए तो वो कोई भी फेवर लेने में, किसी एक भी MPA को तोड़ने में, किसी को डिफेक्ट कराने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे। और PDM ये ऐलानात करते हुए आपको नजर आ रही थी कि हम किसी भी सूरत में यहाँ असेंबलीज तोड़ने नहीं देंगे। और वो मुख्तलिफ जो अपने ऑप्शंस भी जो अनाउंस कर रही थी वो अदम एतमाद का था, एतमाद के वोट का भी था, गवर्नर रूल का भी था। फिर अचानक देखा कि आपने उसके बाद फिर उनमें एक तब्दीली आई और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और इमरान खान असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे। ये 2 दिन तक उनकी पहले यही राय थी और 2 दिन पहले तक इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये धमकियां दी जा रही हैं और दी जा रही थी और दी जा रही हैं कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से, कोर्टों से, मुख्तलिफ जगहों से जो है वो डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कदम रहे और आपने देखा, मैं एक मिनट बस 1 मिनट में खत्म करता हूँ ना। साबित कदम रहे और उन्होंने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया, उन्होंने अपने MPs को साथ बिठाया, उनको एतमाद में लिया। कल परवेज इलाही भी साथ बैठे हुए थे, महमूद खान भी साथ बैठे हुए थे। अब जो उन्होंने बात की है परवेज इलाही की, ये उनकी राय हो सकती है जनरल बाजवा के हवाले से, क्योंकि वो पहले भी वो कहते रहे हैं कि बाजवा साहब पॉलिटिक्स में आखिर तक इन्वॉल्व रहे और हम भी यही कह रहे हैं। हमारी राय एक ही है, इसमें मुख्तलिफ नहीं है। हम भी कह रहे थे कि बाजवा साहब न्यूट्रल नहीं थे और वो पॉलिटिक्स में थे। यही बात परवेज इलाही साहब ने भी की है
और जाहिर सी बात है उनको नहीं, वो उनका तो कहते फायदा हैं हुआ मुझे बुरा लगा है। क्यू को। सर वो तो कहते हैं मुझे बुरा लगा है, और जो तकरीर के मंदरजात थे वो भी मुझे नहीं बताए गए, तो मुझसे डिस्कस ही नहीं किए खान साहब ने कि उन्होंने क्या तकरीर करनी है, हालांकि जी मुलाकात बिल्कुल, हो देखे चुकी उनसे थी। उनकी देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यू लीग से कई गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है, उनसे हमें अच्छा। सिर्फ एक ही कंसेंट दी थी जो उन्होंने कल भी दी है, और आज भी उन्होंने ये कंसेंट दे दी है कि वो असेंबलियां तोड़ने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े हैं, उसमें उनका कोई मौकफ चेंज नहीं हुआ है। बाकी वो एक अलग पार्टी है, हमारी इत्यादि है, उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है। आप देखें अब सिर्फ ये जो पीडीएम है इनका एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट कल से चल रहा है, उसका मकसद क्या लेंगे आप कि बिलावल भुट्टो अमेरिका में बैठे हुए कह रहे हैं कि हम तो रशिया के करीब भी नहीं जाएंगे तेल लेने के लिए, और यहाँ पे जो मुसद्दिक साहब है बड़े ऐलानात करते घूम रहे हैं। तो एक ओपिनियन, क्योंकि वो नून लीग से है, वो पीपल्स पार्टी से, उनका अलग अलग एक राय हो सकती है, लेकिन पीटीएम में वो पाकिस्तान के खिलाफ सब एक साथ जो है नहीं वो सर, वो मौजूद है। तो ये सर ये एक बिल्कुल अलहदा सा इशू है, लेकिन वो उसके हवाले से कहते हैं कि हम जितनी भी तफसीलात हैं वो वजारत खारजा में भिजवाएंगे। लेकिन अभी इलेक्शन की सूरत हाल पे मैं आपसे पॉइंट लेता हूं। राना मकबूल साहब, सर असेंबली टूट जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तरफ से ये ऐलान भी है, और एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये जो खान साहब असेंबलियां तोड़ने की बात करते हैं ये जमहूरी रवायात के खिलाफ भी है, और परवेज इलाही साहब वाली भी सिचुएशन आज सामने आ गई, बड़े शदीद सख्त किस्म के बयानात भी आ गए, तहरीक इंसाफ के खत्म होने की उन्होंने बात भी कर दी। कोई डील तो नहीं हो गई? नहीं, डील की बात मुझे नहीं पता कोई डील है या नहीं है, लेकिन परवेज इलाही का नुक्ता नज़र तो पहले यही था कि असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए। अच्छा। आखिरकार वो कहते रहे हैं कि 3 महीने तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये सियासतदानों का अपना, और परवेज इलाही जैसे या पीटीआई के जो है असबाब बस्तो कुशात, उनका एक तरीका है सोच का। मैं ये कंक्लूजन जरूर दे सकता हूँ कि ये असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी और ना ही परवेज इलाही साहब करेंगे। ये सिर्फ करने की बातें हैं। असेंबली डिसॉल्व करने में 2 मिनट लगते हैं। असेंबली का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एक एडवाइस जारी करता है जो गवर्नर के पास जाती है और गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होती है। ये सारा मामला इसलिए हुआ कि वो जो तहरीक चलाई गई थी वो नाकाम रही, और अब रिगल आउट करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। इसके ऊपर ना आप ज़्यादा दिमाग सोजी करें ना हमें करनी चाहिए। कोई असेंबली नहीं टूट रही, इसलिए इसी तरह चलता रहेगा। हमारे दोस्त सर 23 तारीख का ऐलान हो चुका है। और ऐलान को छोड़े ना आप। अच्छा, ऐलान को छोड़ दें। ऐलान को दें। सर उसी ऐलान का सर उसी ऐलान का तो इंतजार हमने लॉन्ग मार्च से किया था। लॉन्ग मार्च के बाद हमें 26 नवंबर को सरप्राइज मिला। अब तो वो डेट भी आ गई। जितनी मर्जी डेटें दे दीजिए, डेटें इतनी डेट देने में क्या होता है। अच्छा, देखिए ये प्रैक्टिकली ये होना इसलिए नहीं है कि अगर इंटेंशन हो तो आज तक असेंबली टूट चुकी होती, डिसॉल्व हो चुकी होती, इलेक्शन अनाउंस हो गए होते। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए इस पे वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता वो जो कहते हैं कि जाएंगे आप पार्लियामेंट में और हम कहेंगे हमारे इस्तीफे कबूल करो, अच्छा ये जाने के लिए अच्छी अदा है, जाना चाहिए। सभी आपको सियाने लोग कहते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहती रही है कि आप आ जाएं। प्रेसिडेंट भी कहते रहे कि आप आ जाएं, आके पार्लियामेंट में बैठें और बैठ के आप अपने मामलात को सामने लेके आए, कॉन्फ्रेंस टेबल पे आए, कोई एग्रीमेंट होता है, हो सकता हो जाए। जब आप बैठेंगे पार्लियामेंट में तो कोई ना कोई हल तो निकलेगा। अच्छा, ये कोई हल नहीं है। अच्छा, इस्तीफे कबूल करेंगे? आएंगे तो आए ना, तशरीफ तो लाए ना, फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, तशरीफ तो लाए। अच्छा, यानी आप उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार हैं? नसीम सिद्दीकी नहीं, साहब, हम तो देखो पार्लियामेंट में आना जरूरी है उनके लिए, उनका भी सर्वाइवल इसी में है, वरना वो अपनी एनर्जी भी जाया करेंगे और कौम की एनर्जी और उसका वक्त भी जाया करेंगे। सही, आप पार्लियामेंट में वेलकम करने के लिए तैयार हैं? नसीम सिद्दीकी साहब, जी बिल्कुल। परवेज इलाही साहब के बयानात आपने सुने। सर आपसे छोटा सा मेरा सवाल है कि पॉलिटिकल सिचुएशन पर कितना डेंट डाल सकते हैं परवेज इलाही साहब के ये बयानात, या फिर ये सिर्फ महज बयानात ही हैं? देखिए, मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब एक ऊंचे सियासी कद के मालिक है और उनकी हमेशा सियासत में जो है बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। तो मैं तो उनकी किसी भी बात को इस तरह नहीं कह सकता कि वो डेंट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। उनकी बड़ी समझबूझ है और उन्होंने बड़ा एक सियासी उनका ख़ानदान है। बात यह है कि उनकी इंपॉर्टेंस ज़रूर है, लेकिन बात यह है कि पीटीआई की जितनी सीटें मौजूद है सूबाई असेंबली में, वो तो उन्होंने एक बोनस के तौर पे
पर चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना, नहीं तो वो अपनी सीटों के ऊपर तो कभी भी एक वजीर भी नहीं बन सकते थे। उनको पूरे टेन्योर में स्पीकर पंजाब असेंबली बनाए रखा, तो पीटीआई ने उनको बहुत इज्जत दी है, गो के उनकी बहुत कम सीटें थी पंजाब के अंदर। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें डिसीजन इमरान खान साहब का ही चलेगा, क्योंकि बात यह है कि देखें, जब मैदान में एक पहलवान हो और बाकी पहलवान मैदान छोड़ के भाग गए हो, तो बेशक वो पहलवान कमज़ोर भी हो लेकिन नाम तो उसी का चलेगा ना। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर आप सियासी मैदान में देखें तो सिर्फ इमरान खान साहब मौजूद है, पीटीएम की कोई भी लीडरशिप आपको मैदान में नज़र नहीं आएगी, कोई जलसे जुलूस नहीं कर रहे, किसी भी किस्म की अपनी जो मौजूदगी है उसको वो जाहिर नहीं कर रहे, जबकि उनको करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी कदावर जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े कद काट के सर मुस्लिम लीग नून तो तंजीमें 9 की भी बात कर रही है पंजाब के अंदर। जी बिल्कुल, उनको करना चाहिए, उनको जब वाइब्रेंट नजर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज इलेक्शन नहीं भी करवा रहे तो अगला साल तो इलेक्शन का साल है। अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं तो 10 महीने तो आपको प्रिपरेशन में लग जाएगा, जबकि मुस्लिम लीग नून के लीडर तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से भी बाहर है, सियासत से भी बाहर है। तो इस वक्त जो माहौल गर्म है उसमें इमरान खान साहब कहते हैं सज्जी दिखा के खब्बी मारे या खब्बी दिखा के सज्जी मारे, उनकी चल रही है इस वक्त। उन्होंने असेंबलियों को तोड़ने का ऐलान किया। यानी आपको लगता है कि खान साहब का तोती जो है वो खुल के बोल रहा है, वो खुल के बोल रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। देखें ना, ज़मनी इलेक्शन उन्होंने जीते, कोई उनके मुकाबले में नहीं। और हुकूमत का तो ये हाल है कि उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं, उससे ये नहीं होता कि बिल्ली चली जाती है, बल्कि नुकसान कबूतर को ही होता है। तो हुकूमत को भी थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, जिस तरह वुज़रा को परफॉर्मेंस देनी चाहिए उसके बजाय जिस तरह आके वो बयानात देते हैं, सारा दिन इमरान खान के खिलाफ उनके बयानात चलते रहते हैं। ठीक है, वो अपोजिशन लीडर है, उनके खिलाफ आप बयान दें, उन्होंने अगर कोई करप्शन की है तो उन मुकदमात को आप अदालत में लेके जाए, लेकिन खुदा के वास्ते मुआशी हालात जिसे आप ठीक करने आए थे आपने तो इतने बिगाड़ दिए कि उस वक्त कोविड के वक्त इतनी फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई जितनी आजकल फैक्ट्रियां बंद हो रही है। कहाँ हमारा जीडीपी 6 तक पहुंच गया था, आज 2 के ऊपर आ गया। कोई एलसी नहीं खुल रही आपकी, मार्केट में आप जाए तो आपको पता चलता है कि लोग कितने परेशान हैं, मौशी हालात कितने बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर कोई गवर्नमेंट परफॉर्मेंस देती है, अच्छा काम करती है, तो हम ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, पंजाब को एक ज़माने में बड़ी अच्छी तरह वो चलाते रहे हैं, लेकिन अभी जो वफाकी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोई भी इस किस्म का रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो चल रहा है। दूसरी जो आपने पूछा था परवेज़ इलाही साहब का, परवेज़ इलाही साहब आप एक अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वजीर आला हैं, वो कोई भी बयान दे सकते हैं, उनको इख्तलाफात हो सकते हैं इमरान खान के साथ। जिस तरह आपने देखा कि मोहसिन दावड़ को वफाकी हुकूमत से शिकायतें हैं, MQM को शिकायत है, बाप पार्टी को शिकायत है। तो जो एलाइज होते हैं उनको शिकायत ज़रूर होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिटिकली इस वक्त मोहसिन इलाही और परवेज़ इलाही साहब जिस तरह इमरान खान को ज़बान दे चुके हैं कि हम असेंबलियाँ आपके कहने पे तोड़ देंगे क्योंकि ये वजारत आला हमारे पास आपकी अमानत है, तो मेरे ख्याल से वो मजबूर भी अगर है तो उनको असेंबलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। फिर एक उनकी अपनी शनाख्त है, और अगर वो असेंबलियाँ नहीं तोड़ते और PTI से डेविएट करते हैं या इमरान खान से डेविएट करते हैं तो पॉलिटिकली पंजाब के अंदर बहुत सख्त नुकसान पहुंचेगा काफली को, क्योंकि तो इनकी तो चंद सीटें हैं। आपने देखा था कि जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कुछ अपने लोगों को लेके PDM का साथ दिया तो गुजरात जो उनका अपना शहर है, अपना हल्का है, उसमें कितनी रिजेंटमेंट आई थी और उनके खिलाफ कितनी जो है वो एक नफरत वहाँ पे आई थी। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब और मोहसिन इलाही साहब कबूल नहीं कर सकते। वजारत वो किसी सूरत इसको अफोर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। लालचंद साहब, जिस तरह आपने मकबूल साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि कोई आप असेंबली तोड़ने नहीं जा रहे, अगर तोड़नी होती तो फिर फौरन से तोड़ते। मरियम औरंगजेब साहबा के बयानात को भी आपने सुना होगा। सर 6 दिन का वक्फा, ये इतनी ताखीर क्यों? सिर्फ कौमी असेंबलियों के इस्तीफों की जो कार्रवाई आपने अमल में लेके आनी है, या यही बात है, या फिर वजह कुछ और भी है आपके जिस तरह के मामलात चल रहे हैं?
देखिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा से तो ज़्यादा राणा मकबूल साहब की बात को सीरियस समझा जाता है। वो भी एक अच्छा। काफ़ी जो सीरियस एक्टर आजकल तो उनको बस एक टास्क है कि सुबह-शाम आपको जो है वो घड़ी के अलावा कोई बात करनी कि नहीं करनी। जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया कि इकोनॉमी के जो हालात हैं उसमें बात नहीं करनी। ये घूम फिर के ये अगले इलेक्शन में घड़ी लेके जाएँगे और इनकी हम जो घड़ी घुमा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन देखिए जो आपने बात की मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये बात की है कि पीटीआई खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक अपनी शिकायत ज़रूर की है, अगर पीटीआई को खत्म होना होता, जो 7 बा से जो एक बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत जिस चीज़ को खत्म करना था और इनको पॉपुलर करना था, आपने देखा बिल्कुल उससे उलट हो गया है। और जो पंजाब के बाय इलेक्शन हो, चाहे नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे अभी कश्मीर के इलेक्शन हो, तो इनको मुँह की खानी पड़ रही है। इमरान खान एक मकबूल तरीन अवामी लीडर हैं, उसको पीटीआई को खत्म करना और इमरान खान को खत्म करना ये उनके बस की बात नहीं है। हम्म। हाँ, यकीनी तौर पे जो असेंबलीज़ की बात राणा साहब कर रहे हैं, देखें आप जो तजुर्बेकार लोग हैं, हमें कहते हैं कि नॉन सीरियस हैं हम। आप हमें कहते थे अनाड़ी हैं। एक तरफ आपने इकोनॉमी को डुबो दिया, दूसरी तरफ जो हम कह रहे हैं 1 महीने से कि हम इस्तीफा दे देंगे, मिनिस्टर से इस्तीफा दिया है, असेंबलीज़ तोड़ देंगे, तो हम एक रूम छोड़ रहे थे आपसे बातचीत हो और आपने देखा कि बातचीत हुई। लेकिन आप ज़िद है बच्चों की तरह कि हम ये एजेंडा ही नहीं देंगे कि हमें बैठ के कोई इलेक्शन और अर्ली इलेक्शन पे हमें कोई बात करनी है या नहीं करनी है, तो ये भूल जाएँ। इमरान खान देखिए अब ये वो वक़्त नहीं रहा, ना क्यू लीग के लिए है कि वो सारी कौम को रोज़ाना टीवी चैनल्स पे आके बता रहे हैं कि हम इमरान साहब खान के साथ खड़े रहेंगे और आज अचानक वो फैसला कर ले कि हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे, तो उस पे अवाम जो है रिएक्ट करते हैं। और इमरान खान ने भी जो ऐलान किया है, इमरान खान अपने ऐलान पे खड़े रहेंगे। हाँ, यकीनी तौर पे हम ये सब कुछ करने इसलिए जा रहे हैं, हम नहीं चाहते, हमने डिले भी इसलिए किया है कि मुल्क की मुआशी हालात अब ये इजाजत नहीं देते कि आप ये हुकूमत जो है जिसको 6% जैसे आपने हमारे दोस्त ने कहा ग्रोथ रेट पे छोड़ा था, आज ये पोजीशन है। आपकी दवाइयां अब शॉर्ट होने लगी है मार्केट में, आपकी एलसी नहीं खुल रही है, आपके पास डॉलर्स नहीं है, आपको पूरी दुनिया से कोई हेल्प नहीं आ रही है क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और ये हम्म। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ये खुद बढ़ाने जा रहे हैं, कम करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये अवाम में लेके जाए और अवाम इनको जो है वापसी में जो रिस्पॉन्स दे। यही वजह है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा, आपने देखा नहीं था, ये पहले कहते थे कि पंजाब असेंबली हम तोड़ने नहीं देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्दी तोड़े, अभी तोड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो कल से ये क्यों बौखला रहे हैं और ये सिग्नेचर्स ले रहे हैं एमपीएस का कि किसी कभी कह रहे हैं कि नो डाउट कॉन्फिडेंस करते हैं, कभी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस का वोट ले रहे हैं। तो ये इनको कंफ्यूजन का शिकार है। एक हफ्ता इनके पास और है और इनको डिसीजन लेना है, अदरवाइज हम विन विन सिचुएशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर ये इलेक्शन के लिए मान जाते जनरल इलेक्शन से लिए तब भी ठीक है, वरना इंशाल्लाह हम इन दोनों सूबों में 2/3 मेजोरिटी से जीत के आएंगे। अब आप जो लेकिन लेकिन आपने नून लीग की लालचंद साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि इस तमाम सूरत हाल में डेडलॉक भी बरकरार है और फर्ज करते हैं ये जो 23 तारीख दी गई है ये हतमी ही है और हो जाते हैं मामलात सारे, तो फिर निगरान सेटअप में क्या आप जो बनेगा उसमें कोई बातचीत बन सकेगी, क्योंकि वो तो विफाक के ही अंडर होता है। जी नहीं, निगरान सेटअप वफाक के अंडर में नहीं होगा। निगरान सेटअप का वही तरीका होगा। स्पीकर साहब, अगर असेंबलीज डिसॉल्व होती है तो स्पीकर साहब रहेंगे और एक अगर अपोजिशन लीडर जो अभी हैं और चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं ये किसी पे एग्री होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी, नहीं कुछ कर सकी, तो इलेक्शन कमीशन को फिर वो इख्तियार है जिस पर हमें पहले भी एतराज था, अभी भी एतराज है कि वो पीडीएम के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने में मुलविस रही है। ये इमरान खान बार बार कहते रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा। हाँ, एक बात आपकी ठीक है, ये मौजूदा हुकूमत जो धमकियां दे रही है वो ये दे रही है कि हम गैर आईनी तौर पर इस इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, हम्म। डिले करने की कोशिश करेंगे, और असेंबलीज अगर टूट गई तो हम उस वहां पर इलेक्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि हमारे साथ होगा और हम इसको जो है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक इंतई खतरनाक सूरत होगी और फिर हमें यकीनी तौर पे, हम भी कानूनी तौर पे और अवामी तौर पे इनको
जबरदस्त रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह। राना मकबूल साहब, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते आप, लाल चंद साहब फरमा रहे हैं, इससे आप भाग भी रहे हैं। सर ये फरमाइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, सब कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब को मुकम्मल इस्तेकाक है कि वो जिस किस्म का भी बयान दें, लेकिन बयानात अपनी जगह पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शदीद हैं, तो क्या कैश कराएंगे? क्योंकि आपने भी कहा कोई पता नहीं डील हो रही है या नहीं हो रही, तो क्या इम्कानात हैं होने के? और नवाज शरीफ साहब से मुशावरत होगी कि इसको, इस जो फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको किसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए? देखो, ये तो पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती हैं, सारी पार्टीज करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस सिस्टम के साथ हमें फेयर रहना चाहिए, ये जो मेरे दोस्त डॉक्टर साहब लालचंद साहब फरमा रहे थे, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। ठीक है, ये कहते हैं हमारे मुखालिफ हैं, वो कहते हैं जी पहले तो हम जो है सेंसस को मुकम्मल करेंगे जो कि मार्च तक होगा, जो पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, और फिर उसके बाद जो है मलका बंदियाँ होंगी, तो वो सारे का सारा काम जो है जुलाई अगस्त से पहले नहीं हो सकता। इसको आप कैसे ट्रैम्पल कर देंगे, ये ज़रा देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये बेकुरार हैं और वाकई असेंबली डिसॉल्व कर लेते हैं तो फिर तो कोई चॉइस नहीं है, फिर तो इलेक्शन ही कराना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग की और पीडीएम की सारी लीडरशिप ने बार बार कहा है कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो चले कर लें, अभी 5-6 दिन इंतजार कर लेते हैं, तो करें बिस्मिल्लाह करके डिसॉल्व, ये इशू भी ख़त्म हो और ताकि नया आगे एक्टिविटी शुरू हो। तो कोई नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप ज़रूर करें। देखें, मुझे ये लगता है, हो सकता है ये मेरी गलत असेसमेंट हो, कि कोई असेंबली नहीं टूटेगी और इसी तरह चलता रहेगा, और आखिरकार जाके इलेक्शन तभी होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डेट है। अब जो बात मैंने पहले भी की है, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों को पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ ही जाके गुफ्तगू करनी पड़ेगी। ये इनके प्रेसिडेंट भी कहते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कहती रही है, बाकी अहल राय लोग भी कहते हैं। बाकी इनकी मर्जी है, मतलब मैदान खुला है, जैसे चाहें अपने फैसले कर लें, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। और हुकूमत को जो है हर फैसले को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़। इन्होंने कहा है इकोनॉमी की बात, बिल्कुल दुरुस्त है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। कुछ कर रही है, अभी पेट्रोल की कीमतें पहले पिछले 15 दिन में कम की हैं, अब इस 15 दिन में कम की हैं, 10 रुपये है, 8 रुपये है, 9 रुपये है, और कुछ कंसेशंस दिए जा रहे हैं, कुछ जो है सपोर्ट भी आनी शुरू हो गई है। आप देखेंगे इंशाल्लाह कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मायूसी की बात नहीं है। जो कह रहे हैं ना, ये सब एलसीज वगैरह खुलनी शुरू हो जाएंगी विद इन अ वीक और सो, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा आप देखें इस परेशानी में क्या भाग जाएं, आपके हवाले कर दें, आप कर लेंगे इसको, कैसे कर लेंगे? इसलिए कुछ सोच समझ के होगा ना जी। अगर गवर्नमेंट जो है कहती जी आओ जी आप कर लें, तो आप कैसे कर लेंगे? कल तो नहीं कुछ हो सका। ये सर, ये आपका ये सवाल जो है, ये मैं लालचंद साहब से पूछूंगा और उनके सामने मैं ये रखना भी चाह रहा था, लेकिन इससे पहले मैं नसीम सिद्दीकी साहब से पूछना चाहता हूं। सर, सारी सूरत हाल को देखते हुए फरीकैन के पास क्या क्या ऑप्शंस आपको नजर आते हैं? कौन से फरीकैन को, मतलब आप अपोजिशन और हुकूमत की बात कर रहे हैं? सर, मैं इमरान खान साहब की और पीडीएम की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि दोनों तरफ से डेडलॉक बरकरार है। देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से डेड बरकरार है। वैसे तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो तमाम सियासतदानों को मिल के पाकिस्तान के पहले मुआशी हालात जो है उसको दुरुस्त करना चाहिए, कोई राह निकालना चाहिए, क्योंकि सफ़र इसमें कौन करता है। अगर मैं एक आम आदमी के तौर पे भी बात करूं और जर्नलिस्ट के तौर पे बात ना करूं, तो मेरी वालदा की जो है वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, मेरे भाई का कारोबार है, सामान आके पोर्ट पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता और लग जाएगा। जो डेली की डैमरेज पड़ रही है वो कारोबारी हजरात उसको कैसे पूरा करेंगे? तो ये बड़ा सीरियस बिजनेस है, ये सीरियस होकर इनको इस मामले में सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात यही है कि अगर नहीं संभाला जा रहा, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उस वक्त यही कहा गया था कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब जा रहा था, हमने सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाने की कोशिश की, लेकिन सियासत भी बर्बाद हुई और रियासत भी बर्बाद हुई। आपने तो दोनों चीज़ें बर्बाद कर दी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त इलेक्शन बेहतरीन हल है। अगर इमरान खान साहब के पास 2 सूबों की हुकूमत है और वो उनकी
कुर्बानी देने पे तैयार है और इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल से वफाकी गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं करना चाहिए, बहुत लेकिन नहीं दिखानी चाहिए। अगर मुल्क में एक जनरल इलेक्शन हो जाएंगे तो एक नई हुकूमत आ जाएगी, 5 साल के लिए नई हुकूमत होगी, जो इन्वेस्टर है उसका भी एतमाद बहाल हो जाएगा, थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसको जोम है कि भाई मैं बहुत मकबूल हूँ, मैं बहुत मकबूल हूँ, इलेक्शन में चले जाएं, इलेक्शन में आवाम फैसला कर देगी, उसके बाद नई हुकूमत आ जाए। लेकिन खुदा के वास्ते कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश करें आवाम को, क्योंकि आवाम बहुत बुरी तरह पिसी हुई है। और ख़ास करके इस वक्त जो 3.5 करोड़ सैलाब ज़दगान है, उसकी किसी ने जाके हालत पूछी है कि वो किस हालत में पे बीमारियां बढ़ गई हैं, दवाइयां अवेलेबल नहीं है, कंबल अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी कोई पुरसान हाल हो। अगर ये लोग अपनी ही जंग लड़ते रहेंगे, अपनी ही सियासत करते रहेंगे, और वो भी उस आवाम के बिहाफ के ऊपर जो उन्हें वोट देके असेंबलियों में भेजती है। अब असेंबली की बात सुन ले, अगर इमरान खान साहब उस वक्त असेंबली में मौजूद रहते और लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल अदा करते तो शायद आज वो इनकी गवर्नमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ख़त्म कर सकते थे। और दूसरी तरफ ये कि जो सियासत को अपना तबाह करके रियासत बचाने आए थे, उनका ये हाल है कि असेंबली के अंदर कोरम पूरा नहीं होता। कभी 4 लोग बैठे होते हैं, कभी 11 लोगों के बैठे हुए बिल पास हो रहे होते हैं। तो ये तो सियासतदानों का सीरियसनेस का हाल है कि वो वोट लेके आवाम से वादे करके असेंबली में आते हैं और फिर वहाँ पे आके आवाम को भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तमाम सियासतदानों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और कोई ना कोई पाकिस्तान की बका का लेकिन नसीम साहब जिस आपने भी कहा कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन जो मैशियत की सारी सूरत हाल है वो भी बड़ी ही दिगरगू है, तो क्या मुतहम्मिल है हमारी मैशियत? इलेक्शन पे तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा क्या? नहीं, इलेक्शन पे क्या, मेरे ख्याल से 22 अरब रुपए की इन्होंने बात की इलेक्शन कमीशन ने। आखिर 66% इलाके में तो इलेक्शन कराना पड़ेगा, और अगर इसी तरह इनसे नहीं संभल रही नजर आ रहा है, उसकी 2 वजूहत है। देखें कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या बयान देते हैं, फिर आपने जो इसाक डार साहब बड़े एक्सपर्ट थे उनको लेके आए, वो क्या बयान देते हैं, आपका पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या बयान देता है, आपका वजीर दिफा क्या बयान देता है, और उधर से फॉरेन मिनिस्टर क्या बयान देते हैं। तो अगर इनसे नहीं संभाला जा रहा, मईशत नहीं संभाली जा रही, तो फिर हम अक्टूबर तक किस बात का इंतजार करें कि खुदा न खास्ता मईशत को डुबो दिया जाए, इलेक्शन कर ले। इलेक्शन में अगर ये फिर दोबारा पीडीएम एक ताकत के साथ आ जाती है तो मेरे ख्याल से जो मालियाती इदारे हैं वो इनके साथ बेहतर तरीके से जो है वो इत्तेफाक राय के साथ इनके साथ मामलात कर लेंगे। क्योंकि अभी जो मालियाती इदारे हैं उनको भी बड़े डाउट्स हैं कि ये हुकूमत पता नहीं कल तक रहती है कि नहीं रहती, हम इनसे मुआहदा करें ना करें। इन्होंने 6 महीने रहना है, इन्होंने 10 महीने रहना है, फिर नई आने वाली हुकूमत क्या करेगी। तो जो इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म किया जाए, एक फ्रेश इलेक्शन में जाया जाए और जाके वहाँ पे अब ये देखें ना कि ये वही पीडीएम है जो 3.5 साल असेंबली में शोर मचाती रही और कहती रही है कि ये असेंबली जाली है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये सिलेक्टेड वजीर आज़म है। तो जब आपको मौका मिला तो आप उस जाली असेंबली को तोड़ के आप नए इलेक्शन करा दें, आप नए मैंडेट के साथ आ जाए, सारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। लालचंद साहब फरमाइएगा, जिस तरह के मकबूल साहब ने भी आपके लिए सवाल छोड़ा और मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल की तकरीर में बार बार डिफ़ॉल्ट की भी बात की गई, खान साहब ने भी डिफ़ॉल्ट की बात की गई, उससे पहले हमाद अजहर साहब भी सारा दिन डिफ़ॉल्ट का जिक्र करते रहे। तो क्या प्रोग्राम है इस डिफ़ॉल्ट शुदा मुल्क को संभालने का आपके पास? वो भी कह रहे हैं आएँ और बताएं, प्लान बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक राणा साहब ने को मैं याद कराना चाहूंगा कि ये हमें यू टर्न कहते थे और ये डब्ल्यू टर्न वाला बन गई है पीडीएम। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा से लेके राणा सनौला तक सब ये फरमाते थे कि अगर जो इमरान खान असेंबलीज तोड़ दें पंजाब और केपी के असेंबलीज, तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। तो वो उससे मुकर गए थे और आज तक वो क्योंकि यही चाहते हैं कि इक्तदार से ये चिपके रहे, तो उस पे ये कंटिन्यू किए हुए हैं। राणा साहब ने दूसरी बात की कि सेंसस से इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन कमीशन का सेंसस से कोई काम नहीं है। अगर आपको याद होगा
क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल होता तो इस तरह की बातें नहीं करता। आपको याद होगा जब अप्रैल में इनसे पूछा गया था कि अब कब इलेक्शन कराने के लिए तैयार होंगे, तो उन्होंने 6 से 7 माह का टाइम मांगा था, जो उनको ये टाइम मिल चुका है। अब राणा साहब ने एक बात और भी कही कि ये असेंबली नहीं टूटेगी और ये इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह ये मुल्क को चला रहे हैं। मैंने पहले बात की कि अमेरिका में बैठ के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिकन को खुश करने के लिए ये कहते हैं कि हम रशिया से तेल लेना तो दूर सोच भी नहीं रहे हैं, और यहाँ पे मुसद्दिक मलिक हमें कुछ और नवीद सुना रहे होते हैं। और यहाँ पे अब ये बात सुने, ये बात तो करते हैं कि हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। बिलावल भुट्टो का जो एंटोरेज है उस पे जो 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च आ चुके हैं, और उनको इनके वज़रा जो है वो मुल्क में कम रहते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं, इसलिए कहते हैं जब मुल्क में आते हैं तो कहा जाता है ये मुल्क में दौरा करने आए हैं। अब आ जाए आपकी बात पे, ये इकोनॉमी पे। देखिए, ये कह रहे इसी तरह चलता रहेगा, इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि इनके पास सिर्फ $7 बिलियन के अराउंड जो फॉरेन रिजर्व्स है, उसमें $3 बिलियन जो है वो सऊदी अरबिया के हैं, 2 जो है यूएई के हैं, और 2 अरब जो है चाइना के हैं। इनके पास अपना 1 रुपया भी नहीं है, और ये डॉलर्स भी 1 महीने के इंपोर्ट बिल के लिए मुकम्मल नहीं है। देखिए, ये सूरत हाल पैदा हुई क्यों है? क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज हुआ, एक साजिश हुई, एक प्लान हुआ, एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया गया है। वो आज गई कि कल गई, वो सब क्योंकि दुनिया देख रही है कि ये जो हमसे पैसे मांग रहे हैं, ये खुद के नैब में जाके नैब तरामीम करके अपनी चोरी के केसेस माफ करा रहे हैं। अब जो दुनिया से पैसे मांगने जो शख्स जाता है, वो 4 साल इस मुल्क का भगोड़ा था, इससे भागा हुआ था, वो अब दुनिया को कह रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। इस मुल्क जो लूटता है वही आके अगर जब बैठ जाता है तो पूरी दुनिया। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ ना, मेरी बात कंप्लीट। देखिए, जब आप मुल्क में चोरों लुटेरों को बिठा देंगे तो पूरी दुनिया और आपके इन्वेस्ट करने वाले, आपकी पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर है, यहाँ के क्यों इन्वेस्ट करेंगे? लिहाजा एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए जनरल इलेक्शंस में जाएं, एक मजबूत हुकूमत इस मुल्क में कायम हो, जिसपे वो पूरी दुनिया से जो है कॉन्फिडेंस बहाल करे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के जो तर्ज हुक्मरानी पे, तो कुछ आगे हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि डार साहब आए कि मैं जो है डॉलर को जो है काबू कर लूंगा, और इतना काबू किया है कि मार्केट से ही गुम हो गया है। तो ये स्ट्रेटेजी कम से कम हमारी नहीं थी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? ये $7 बिलियन ये जब 2013 में 2013 में भी ये छोड़ के गए थे, हमने इकोनॉमी को संभाला था, हमने जो कोविड था उसके बावजूद इकोनॉमी को संभाला था। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका सर्विसेज सेक्टर, आपका एक्सपोर्ट बढ़ चुका था। मैं नहीं कह रहा, ये इनका रिकॉर्ड बताएगा, ये अकाउंट्स इनके बताएंगे, इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स बताते हैं। पूरी दुनिया ने हमें अप्रिशिएट किया था पीटीआई गवर्नमेंट को कि इन्होंने इकोनॉमी को स्टेबल किया। तो ये जो तजर्बेकार जो आके मुल्क को एक गड्ढे में डाल दिया है इन्होंने, तो जो जिसपे मैं नहीं समझता कि इन्होंने भी तो आके चेंजेस की। अब इनका ही क्या कह रहे हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर जो मिफ्ता साहब, हम नहीं कह रही है, खुद ही इतना बोल रहे हैं आजकल, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है इसका। लेकिन सर वो ये भी कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में होते, जिससे आपने भी अभी बात की है कि इन्होंने केसेस अपने सारे खत्म करा लिए और सारा कुछ हो गया, तो आप भी इस रजीम चेंज में अगर पार्लियामेंट से बाहर ना होते तो टफ टाइम तो दे सकते थे ना इनको। सर देखें, हमारा उस वक्त भी मौकूफ था, आज भी मौकूफ है। हम चाहते थे सबसे पहले तो ये हमारा रिएक्शन था कि हम एक इलिजिटिमेट हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते। उसके बाद जब हम मुसलसल 7 माह से एक ही बात कर रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर टॉक्स, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप एक अर्ली इलेक्शन के लिए आप ऐलान कर दें कि हम अर्ली इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो हाँ, आपसे बातचीत करने के भी लिए तैयार हैं, हम असेंबली आने के लिए भी तैयार हैं, हम इकोनॉमी पे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बज़िद है कि नहीं, ये नहीं सिर्फ बज़िद है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को मिला के ये तो अपना टेन्योर पूरा करके उसके बाद भी आगे जाना चाहते हैं। ये मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने की बात करते हैं। इनका जो अगर बस चलेगा तो ये किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोगों में इनको जाने की हिम्मत नहीं है। ये जाके एक बर्गर तो खा नहीं सकते, इनकी बेइज्जती हो जाती है, लोग इनको पकड़ लेते हैं, तो ये आवाम में इलेक्शन में कैसे जाएंगे? तो ये किसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इनको पाकिस्तान की आवाम घसीट के इन महलों से बाहर निकालेगी, तब इनको समझ आएगा।
सर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है मकबूल अहमद साहब। सर फरमाइएगा, मईशत के हवाले से मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूँगा क्योंकि दोनों मुअज़्ज़िज़ साहिबान ने इस हवाले से बात की है। तो सर क्यों इत्तेहाद में इत्तेहाद नहीं है और इत्तेहादी बयानात नहीं है? वजारत ख़ारजा कुछ कहती है, वजारत दिफा कुछ कहती है, वजारत पेट्रोलियम कुछ कहती है, मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ कहते हैं, इसहाक डार साहब कुछ कहते हैं। सूरत हाल क्या है? दूरियां अभी लालचंद साहब फरमा रहे थे। लालचंद साहब से तो मैं तवक्को नहीं करता किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। 4 साल का भगोड़ा, 5 साल का भगोड़ा, झूठे केस आप बनाएं और दूसरों को भगोड़ा कहें, ये बात ठीक है। वो कहते हैं ना, इतनी ने बढ़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। पहले 190 मिलियन पाउंड तो निकाले ना जो खा गए हैं, अभी आए थे वो तो इंग्लैंड से। ये जो घड़ियां 1 अरब 70 लाख की मंडियों में बेची हैं, वो कहाँ का किरदार है, वो कहाँ का इखलाक है, वो कहाँ की ईमानदारी है? जो करोड़ों रुपए के अकाउंट खुद खोले, खुद उनसे पैसे ड्रॉ किए, वो क्यों छुपाए हुए हैं? फॉरेन फंडिंग जो है वो किसका है? फाइनेंशियल टाइम की जो सारी रिपोर्टिंग है वो किसके बारे में है? वो कौन से फरिश्ते हैं जो सारा कुछ कर गए हैं? कादिर यूनिवर्सिटी जो बनाई है 5 अरब में बेगम साहबा के नाम और उनके मियाँ साहब इमरान खान के नाम, वो कहाँ की ईमानदारी का सिंबल है? ये ऐसी बातें आप क्यों करते हैं जब आपके अमाल वो नहीं है जिसकी बात जो आप बात करते हैं कि उसके मुस्तहक है? ऐसी क्यों आप बात करते हैं? आप जो है सीधी बात करें, जैसे सारे अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने बड़ी अकल की बात की है, वो चोर हैं जी, डाकू हैं जी, धोखे। भाई आप कौन से भाई ऐसे मुफ्ती हैं जो कर गए हैं? आप हर अमल तो आपने उलट किया है, चाहे वो किरदार का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो फाइनेंसेस का, चाहे वो कंडक्ट का हो। इसलिए आप ऐसी बात करेंगे तो वो फिर उसका रिएक्शन तो आता है, वो तो आएगा। बर्गर नहीं खा सकते। गए हैं ना साहब बहादुर यहाँ हाई कोर्ट बार में, क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया? घड़ी चोर वाला, घड़ी चोर वाला, ये क्या है? क्यों ऐसी आप बातें करते हैं? अगर आप करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। तो आप समझते हैं कि आपका जो बंदे वो जो मर्जी करते रहेंगे, इनको तो बर्गर नहीं खाने देंगे। ये किस असूल की बात करते हैं? कोई सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं आपको अर्ज करूं, इसका एक ही हल है, जो प्रेसिडेंट ने खुद शुरू किया था उसको क्यों बीच में छोड़ दिया है? ये मेरे कहने से या दोस्तों के कहने से तो नहीं होगा। आप बैठे कॉन्फ्रेंस टेबल पे, सीरियस होकर बैठे, अपनी जुबान को काबू रखें, ये ड्रोगेटरी और प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। अल्फाज का चॉइस तो ऐसा करें जो दाना लोग करते हैं, जो वफादार लोग करते हैं, जो शुस्ता और शाइस्ता लोग करते हैं। ये कौन सी जबान आप लोगों ने सीख ली है? सारी तहजीब और तमद्दुन को बर्बाद करके रख दिया है। अभी आप कहते हैं कि जी हम बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं। ये क्या तरीकेकार है? इस तरह तो कोई मसला हल नहीं होगा। ये तो क्लैश की सूरत हाल आप खुद पैदा करते हैं। सर वहाँ तो क्लैश की सूरत हाल हो रही है, लेकिन सर आपके इत्तेहाद की मैं बात कर रहा हूँ, उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि क्यों इतने बयानात मुख्तलिफ हैं? आ जाएंगे, बयान हो जाएगा सीधा। ये कौन सा ऐसा मामला है? ये घर की बात है, एक एक उनको समझा देंगे, ठीक हो जाएगा। क्या वो को फ्रंट खोल लेंगे एक दूसरे के खिलाफ? फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, जो फाइनल करने हैं। इतने परेशान क्यों लोग? अगर मिनिस्टर ने एक आध बयान दे दिया है तो इनके लोग कौन? फवाद ने कितने बयान दिए इनके खिलाफ, याद है आपको? फवाद ने राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहा था? ये जब उनको फंसा रहे थे वो कह रहा था आप क्यों गलत कर रहे हैं। और कितनी जगह पे फवाद ने और दूसरे मिनिस्टर ने डिसएग्री किया है प्राइम मिनिस्टर के साथ भी। ये ऐसी कौन सी बात होती है किसी को क़यामत आ जाएगी अगर बयान में थोड़ी सी डाइवर्जेंस होगी? ये कोई ऐसा बहुत मसला सीरियस नहीं है। अलबत्ता जैसे मैंने आपको किया, इकोनॉमिक चैलेंज है, उसके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत हो रही है। तो आप इस तरह इनके हवाले कर दें जिनको जुबान और अल्फाज के चॉइस का भी तरीका नहीं है, तो फिर और ज्यादा मामला खराब हो जाएगा। मामला सही सर, शदीद अल्फाज जो हैं उसमें नरमी लानी चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, सर आपसे पॉइंट लेना चाह रहा हूं, जैसा कि अभी मकबूल साहब ने भी कहा कि अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा सोच समझ के होना चाहिए। लेकिन सर कल की अगर तकरीर को खान साहब की देखा जाए तो NRO2 उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, और अगर परवेज़ इलाही साहब के चेहरे के तासुरात भी देखे जाएं तो वो भी खदोखाल जो हैं वो बदलते बिगड़ते सब नज़र आते रहे। और सर आपसे सवाल ये है कि ये तसादुम और टकराव की जो सियासत है और इल्ज़ामात के जिस तरह चल रहे हैं, ये कब तक चल सकते हैं और इसका क्या खान साहब को कोई सियासी फ़ायदा होगा? देखिए, राना मकबूल साहब जिस तरह उनका अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उन्होंने जो बात की उससे कोई दो राय नहीं है कि हमें बिल्कुल अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़े
बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। अपने इख्तलाफात, बिल्कुल हर किसी को इख्तलाफ राय की इजाज़त है, आप इख्तलाफ राय करें, लेकिन इस अल्फाज का आप जिस तरह बात की कि इमरान खान साहब एनआरओ की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से एनआरओ तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, खान साहब तो इससे बड़े बड़े लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर जाते हैं। वो तो सर उन्होंने कंटेनर पे जब थे तो तब भी बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए थे। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। हम सब कोशिश करते हैं, उनको यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, और अगर वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वोकेबलरी में भी इजाफा होगा। मैं आपको 90s की बात बताता हूँ। जब 90s में चल रहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग की चपलकश, तो उस वक्त हम ज़रा कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गया था, और मैं पाकिस्तान छोड़ के 99 में जो है मैं चला गया था लंदन। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वही हुआ कि आप सियासतदानों की आपस की लड़ाई से तीसरी कुव्वत ने फ़ायदा उठाया और मुशर्रफ साहब बीच में आ गए। और उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे सेल्फ एग्जाइल में आए और मोहतरमा भी लंदन में मौजूद थी, तो फिर हमारी बहुत वहाँ मुलाकातें होती थी। हम 10 ड्यूक स्ट्रीट जो दफ्तर था वहाँ बहुत जाते थे, रहमान मलिक साहब के घर पे बहुत जाते थे। वहाँ पे हुआ मिसाक जमहूरियत। उसमें हमने देखा कि जो लोग आपस में बहुत ज़्यादा टकराव रखते थे 90 की दिहाई में, वो आपस में गले मिलते थे, कारकुनान आपस में अच्छे तरीके से मिलते थे। नवाज शरीफ साहब रहमान मलिक के घर नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने FIA में होते हुए उनके वालिद साहब को शायद गिरफ्तार करवाया था, लेकिन अमीन फ़हीम गए और नवाज शरीफ को मना के रहमान मलिक के घर ले आए। फिर मिसाक जमहूरियत के ऊपर सिग्नेचर भी हुए। तो इस वक्त भी एक मिसाक जमहूरियत और एक मिसाक मुआशियत, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम सियासतदानों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मैं किसी को भी गद्दार नहीं कहता। ये जो गलत मुकदमात बनाते हैं, इसकी रविश ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब पे इल्ज़ामात लगे सरे महल, उसका नतीजा कोई नहीं निकला। पनामा आ गया, नतीजा कोई नहीं निकला। अभी घड़ी चोर की बात हो रही, सॉरी ये मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकल गया, घड़ी वाला जो मामला चल रहा है या ममनुआ फंडिंग वाला, तो मौजूदा हुकूमत है वो कोर्ट में जाए। अब राना सनाउल्लाह की जब बात आती है तो उनके जो ऊपर जो मुकदमा किया गया था वो किसकी मुद्दत में हुआ था वो सब जानते हैं। तो हुकूमत में आके आप इस्टेब्लिशमेंट को समझाएं, उससे दूर रहें, अपने फैसले खुद करें। कोई भी जो है वो दुश्मनी में आके मुकदमात नहीं बनने चाहिए, और इल्ज़ाम लगा के आप आगे चलते रहे, उसका नतीजा कोई ना निकले। मेरे ख्याल से इसमें हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की भी बहुत बड़ी जो है वो एक मेरे ख्याल से कमी है। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वो जो अपना मुल्क है वो इसी तरह जो है वो पस्ती की तरफ जाते हैं। मुझे याद है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब चर्चिल लंदन की सड़कों पे गया तो उसने देखा कि वहाँ पे लोग दूध डबल रोटी के लिए लाइनों में खड़े हुए थे, तो उसको बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा तो ये तो मुल्क तबाह होके रह गया, हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया, तो उसने अपने रफ़्का से पूछा कि अच्छा ये बताएं कि हमारी अदालतें कैसा काम कर रही हैं, अदल का निज़ाम कैसा चल रहा है। तो उनके वज़रा ने बताया कि वो बेहतरीन है, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो उसने कहा फिर इंशाल्लाह तो हमारी आदत है ना। उसने भी कहा कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड डेफिनेटली वी विल बी बैक ऑन द ट्रैक, तो हम ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। तो बात यह कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का भी बड़ा मसला है। सही सर, वक्त खत्म हो गया। सियासतदानों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। लालचंद साहब हमारे साथ रहे, PTI के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर आपका। सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब रहे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर। और सियासतदानों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की तरफ आना होगा अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।